राई होती है तो पहाड़ बनता है ना। हया, ये पाकिस्तान नहीं है। जिहान ने जरा तफक्कुर से चिताकर कहा तो उसके लब भींच गए। काट रखकर जिहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता, और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता ही नहीं। जिहान की अगली बात लबों में रह गई। उसकी दाएं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरा वेटर तेजी से उनके पीछे से आया और पहले वेटर से आगे निकलने की कोशिश की। पहले वेटर को टक्कर लगी। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का शटर शटर करता, भाप उड़ाता सिसलर प्लेटर बीफ स्टेक समेत उलट गया। मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ इकट्ठे आकर के लगे। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे जा गिरे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। दोनों वेटर बायाक वक्त चीजें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफी अब फर्श पे गिर पड़ी थी। जिहान नागवारी से तुर्क में उन्हें डांटने लगा। चंद मिनट मासूर हुए और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है? दिखाओ, ज्यादा जल तो नहीं गया? उससे हाथ बढ़ाया मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट से मैं जख्मी तो नहीं हो गई। बहुत टफ लाइफ गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुराकर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शदीद चल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उससे हाथ गोद में रख लिया। ठीक है, इट्स ओके। कॉफ़ी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उससे भूल गई थी। मगर कॉफी तो खत्म कर लो। वो कदरे परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो। इंतहाई बदतहजीब वेटर से यहाँ के। चलो। वापसी पे वो उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। सीधी जमीन जाती सीढ़ियों के धाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस टैक्सम नहीं आओगे? नहीं, वो दफ्तर यहाँ से करीब ही है, जिससे काम के सिलसिले में मिलने आया था, उस तरफ। जिहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसे सफ़ेद शर्ट की आस्तीन यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नॉट अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन उसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम क्या करते हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ, इस्तकलाल स्ट्रीट पे। जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तकलाल स्ट्रीट टॉक्सम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? हम्म। उससे गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिलाई। तुम इस वीकेंड पे घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश होंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पे भी रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर फायदा? उसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी। फिर दायां हाथ जेब से निकालकर बाल पीछे हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या कहोगी? कह दूंगी कि कतली बर्फ के साथ कीचड़ थी घास पे वहीं फिसल गई। उसे लापरवाही से शाने उचकाए। अब कजन के साथ कॉफी पीने का किस्सा सुनाने से तो रही। फिसल गई तो हथेली रगड़ी गई। हाँ। और घुटने? जिहान ने मुस्कुराकर उसके जींस की तरफ देखा। मतलब? अया ने अब्रू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेली के बल कीचड़ में गिरो तो असूलन तुम्हारी घुटने पर भी रगड़ आनी चाहिए। वो चंद कदम चलकर घास के कथे की तरफ गया। झुककर 3 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वापस आकर उसके सामने की। इसे अपनी जीन्स पे लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शक्की मिजाज नहीं होता जिहान सिकंदर। उससे हंसकर अपने पोरों पे जरा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जींस पे मल दी। फिर हाथ चाटते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम में जरूर आना। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कमगो संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है, मगरूर भी है और जल्दी खुलता मिलता भी नहीं, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नज़रअंदाज कर देती थी, वो जिहान की सेरिक निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो डीजे और हाले एक रसाला खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले उसके सुर्ख हाथ पर पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? एक जगह कतली बर्फ के साथ कीचड़ था, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार उसके घुटनों पे लगे कीचड़ को देखा, फिर अस्वाद में सह हिलाया। हाँ, लग रहा है। अया बात बदलने की गर्ज से बोली। हाले, ये बैलकोनी बत्ती कौन जलाता है? जैसे ही उसके नीचे आ जाओ तो वो जल उठती है। हाले जो गौर से उसके कोट को देख रही थी, उसके सवाल पे निगाहें उठाकर उसको देखा। उनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रो में किसी इंसान की मौजूदगी पर या फिर तेज हवा आंधी वगैरह में खुद खुद जल उठती हैं।
और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद बहुत। उन दरवाज़ों के कैचर स्लो हैं। ये चौखट भी देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझ कर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। आया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाहर देख आई थी और उससे उस भड़क पे हफ्फत हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली, फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफ़ी पिलाई? वो जो टूटी जूती वाला शॉपर अलमारी में रख रही थी, पूरी तरह चौंक कर पलटी। नहीं। क्यों? वो तेजी से बोली, कॉफ़ी चाय लंच कुछ भी नहीं। नहीं, मगर क्यों? तुम अक्लमंद जो सुर्ख कोट पहनकर गई थी शहर की सैर पे इस संबुल में, अगर इतना ज़्यादा सुर्ख रंग पहनकर और हैवी मेकअप करके बाहर निकला जाए तो इसका एक ही मतलब होता है कि, आलिया ने मुस्कुराहट दबाई, कि यू आर लुकिंग फॉर ए डेट या फिर वन नाइट स्टैंड। यहाँ तो लोग वैलेंटाइन डे पर भी इतना सुर्ख रंग नहीं पहनते। अच्छा, पता नहीं। वो तानसा उनकी तरफ से रुख मोड़कर अलमारी में चीज़ें उलट पुलट करने लगी। ये दावत की खुशी में, तुम्हारे इस खूबसूरत कोट की खुशी में। मारे तहजीक के उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो जिहान की मुस्कुराहटें, वो शायद सही, वो रेस्टोरेंट ले जाना, वो सब किसी अपनायत के जज्बे के तहत नहीं था, बल्कि बल्कि वो उसे कोई बिकाऊ माल की तरह समझ रहा था। खुद को प्लेट में रख कर पेश करने वाली लड़की, कोई पेशावर। उसके दिल पे बहुत से आंसू गिर रहे थे। जिहान सिकंदर हमेशा इसी तरह उससे बेइज्जत कर दिया करता था। आहिस्ता आहिस्ता वो जिहान सिकंदर के संभूल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता उसे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर उसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फ़ोटोकॉपी करवाने जाती, उसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के छत्ते, किसी किताब पे हमेशा शहनाज का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता था। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी। वो डीजे, ये उधर कैसे पहुंच गया, कहकर हंसने लग जाती। सवांची में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त, सर और गर्दन खुली रखना था। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गोरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल उसी कार्ड पे अदा किया होता था। उसमें मोबाइल की इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1000 यूरोस से ही आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सभांची के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए खसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे भी कुछ रख कर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। उनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने पकना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक से करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दिया सा था। दिया उसका नाम था और साथ तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और वो जो वो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूंगी। वो जब बगैर भुनी उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले, वो इतने फीके होते, क्या यार 4-4 चम्मच भर के सुर्ख मिर्च डालती तो वह मुश्किल ज़रा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और उसी तरह निहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती।
फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, टीबे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से नहीं समझ पाता था। डीजे रोज सुबह सुबह यही अमल धराती। उसके टीवी कहने के बाद वो पुकारती, जालील। और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। उसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती। यूं उसकी और उस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू एहतमाम पजीर होती। घर रोज ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया, मगर हया के साथ हुआ यूं कि उसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी, वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तक के बायस 5 का हिस्सा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का सारा सफ़र मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि हफ्ते बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती। तो हाले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो उस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पर उससे पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पे ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? आया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव उसका और डीजे का मरऊब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपनी पुप्पो के घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। आया ने रुककर नागवारी से उसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और अरीज था। हर सू सर्द रोशनियां जगमगा रही थीं। वहाँ दो लंबे से गिटारों में मुस्ततिल मेज़ें लगी थीं और दोनों गिटारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बन रही थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफातन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। उससे चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था, इससे उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। जी, तुम सुनाओ। इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। आया ने आहिस्ता से चम्मच रखा और नैपकिन से लबों को दबाया। उसके सहन के पर्दे पे वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है, मगर तू अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। उससे मुझे रोका। आया बिल्कुल दम साधे सुनी गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसके समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर उससे कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि आया बाजी कहाँ है और कैसी है। अमेरिका पहुंच गई हैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूँ। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कब सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उससे अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके उससे फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे तुम्हारी फूफो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज से पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चूक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया? डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते सर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की सर्द शिफॉन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थीं। शिफॉन का दुपट्टा उससे गर्दन के गिल लपेट रखा था। बाल हंसवे आदत समेट कर दाई जानिब पे आगे को डाल रखे थे। हाँ है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाते प्लेट में बड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या है? वो डीजे के पीछे कुछ देखकर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या।
डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओहो, अपने पीछे देखो। उसे झुंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मुड़ी। वहां एक कदरे फरेबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश से उसके पास गई। डीजे जरा उससे जरा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। उसे सरगोशी की। 3 साल पहले मिस पॉल हक का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पाँव डीजे के जूते पे रख दिया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और ये खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। कभी आओ ना उधर। अंजुम उन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे उनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि कोर्स से निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सिन के पार्क में संगी बेंच में बैठी थी। उससे अपना लंबा सफ़ेद ऊनी कोट अब सर्ट फ्रॉक पे पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन सतह चिट से सबीन पुप्पो का नंबर मोबाइल पे मिला रही थी। अभी तक उसने उस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर उसने वो भद्दा तुर्क फ़ोन कान से लगाया। वहाँ दूर तक सबसा फैला था। खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बगदाद हवा उसके लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुफ्तंदोज होते हुए फ़ोन पे जागती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जिहान ने फ़ोन उठाया। जिहान, मैं हया। उसके अंदाज में हिफ्फत आई। उससे कह रखा था इसीलिए आज जा रही थी, वरना उस सुरकोट ने तो उसे खूब बेवक्त किया था। हाँ है, आप बोलो। वो मसरूफ सा लग रहा था। मैं वो टैक्सी पे हूँ, तो मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ। तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो ना। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? उससे हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या उससे दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जिहान के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे पुप्पो का नंबर लिखवा दो। जिहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मजीद कुछ सुने बगैर उससे फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। पुप्पो उससे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लीरास की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बता देती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जिहान के पास ही होती है। और वो मज़ीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मुड़कर खिड़की के बाहर तोड़ते दरख्त देखने लगी। उससे पुप्पो किचन में ही ले आई। हस्ब आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द पहली अशिया देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए तो मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चले, फिर आज पिलाओ तो मैं ही बनाती हूँ। मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कियों की मेज़ इस पिलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पे लटका कर आस्तीने कलाई से जरा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा उसने उतार कर कुर्सी पे रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे साले मुर्ग की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पे चढ़ी देचकी में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड की तरह। वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जिहान भी पता नहीं चीज़ें उठाकर किधर रख देता है। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊं ऊपर एटिक से। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर राहदारी के आखिरी सिरे पे। मगर तुम्हें तकलीफ होगी, मैं खुद। आप गोश्त भुने जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पाँव चलती बाहर लिविंग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदावर आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सा मुस्कुरा दी। फर्श को छूते सर्द फ्रॉक में वो खिलते फूलों की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और उसके दाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूं लगता था कि उसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। उससे उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से जरा उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के सीनों पर चढ़ने लगी और राहदारी के आगाज में एक
कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जिहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए पुप्पो ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद कमरे पे डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब उससे पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक में आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा कार कबाड़ रखा था। वो मुतसब्सब से अंदर आई। बत्ती ना जाने किधर थी, उसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वहाँ हर सू सामान रखा था। कटिंग बोर्ड ना जाने किधर था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लिविंग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। साथ में जिहान और पुप्पो की मिली-जुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। उसमें इलेक्ट्रिक का कोई टूटा-फूटा सामान रखा था। कटिंग बोर्ड कहीं ना था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन सादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अक में उसे राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने की जरर सुनाई दी थी। जिहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। उससे चंद चीजें उलट पुलट की तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। उसे जरा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, मासवाए उन कोने में रखे 3 संदूकों के जैसे उन्हें ज़मानों से ना खोला गया हो। उसकी पुश पे एटिक का अधखुला दरवाज़ा होले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ था, क्योंकि राहदारी की आधी रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में एटिक नीम तारीक हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी हाकी शय की झलक दिखाई दी। उसने दोनों हाथों में पकड़कर उसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी कर्द आलूद हाकी की शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। उससे बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही करता था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। उसके अक में जिहान नहीं था, वो कोई और था। दराजकद, कनपट्टियों और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकोश, नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से उसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके उन्हें देखे गई। वो ऐन उसके सर पे आए और एक झटके से उसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? उसके गले को दबोचते वो घुर रहे थे। बेख्तियार उसके लबों से चीख निकली। शर्ट उसके हाथ से फिसल गई। उससे अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर चकड़े उनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसुध। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें। अपने मालिकों से बोलो, उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी। उसका दम घुटने लगा था। वो उसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है, हर चीज। उन्होंने उसे गर्दन से दबोचे उसका सर खुले संदूक पे झुकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून उनके हाथ में चुभाकर उनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। उसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। उसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी। वो वहशत से चिल्लाने लगी। वो उसको गर्दन से दबोचे उसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से हटे संदूक में उसका सांस उखड़ने लगा।